हेलो बच्चों। आज हमने जो पाठ शुरू किया था भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। उस विस्तार में हमने देखा था कि किस तरह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से लेकर 1792 तक चला, जिसमें टीपू सुल्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तृतीय युद्ध में इसके दो युद्ध जो हुए थे उसमें उसने अंग्रेज़ों को मुश्किल कर दी थी, लेकिन तीसरे युद्ध में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि उसे अंग्रेज़ों के सामने मुँह की खानी पड़ी और युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसने अपना राज्य बचा लिया किसी तरह। अब है हमारे सामने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। साम्राज्यवादी का मतलब वो राज्य को बढ़ाना चाहता था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। सहायक संधि के अंतर्गत क्या था? उसमें ये नियम किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया और मई 1799 को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास तो टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। दक्षिण भारत में उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय युक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भीड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी युक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। रही बात सहायक संधि की, तो सहायक संधि में था क्या? सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। अगला है, खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजी कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि का करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य सरकार की निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। तो इस तरह से ये था सहायक संधि और अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध। अगला है हमारा मराठों से संघर्ष। अब है अंग्रेज़ों का मराठों से संघर्ष। मराठों से संघर्ष की बात करें तो मुगल साम्राज्य की पतनावस्था, माने मुगल साम्राज्य जब अंत की ओर जा रहा था, उसमें मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। तो उधर मराठा संघ, जिसमें कौन कौन थे मराठाओं में? नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये मुख्य सरदार थे। इनका प्रमुख कौन होता था? पेशवा। इन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना रुख, अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए उत्तर भारत की ओर मन किया। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित कर दिया। इससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना माने पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ लगी। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर भी मिल गया और 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसके पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया गया।
उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का भी गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच पहला जो मराठा युद्ध हुआ वो 1775 से लेकर 1782 के बीच हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तो मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने बेलिजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष आरंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पुनः पराधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज तो इसी के लिए बैठे ही होते थे कि कोई उनसे मदद मांगे और उन्हें उनके बीच की दखलंदाजी में करने का मौका मिल जाता था। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया।